हेलो बच्चों, मेरा नाम अक्षय कुमार मिश्रा और आज जो हमें टॉपिक पढ़ाना है वह है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यह किस चैप्टर में पढ़ना है। हमें तो एक्सक्यूटिव सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। और एक्सक्यूटिव सिस्टम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। हर एक साल नीट में एक क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर क्या ऐसा कारण है कि हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म में किस प्रकार के नेफ्रॉन्स एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आखिर काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए हमें जो नेफ्रॉन्स चाहिए वो किस प्रकार के चाहिए। तो नेफ्रॉन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, कौन कौन से? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे अभी। ये हमने नेफ्रॉन के अंदर पहले भी पढ़ा है क्या। तो ये जो पार्ट होता है ये पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। और मेडुलरी पिरामिड्स और जो आउटर कवरिंग ऑफ रहती है किडनी की, इसे बोलते हैं हम रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाता है? रीनल कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो जो दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं इसमें से जो मेन स्ट्रक्चरल नेफ्रॉन्स जो हमारे होते हैं वह ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल हो गया। क्या हो गया? वोमेन्स कैप्सूल। और वोमेन्स कैप्सूल से ही आगे एक्सटेंड करता है क्या? तो हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, पीसीटी। फिर पीसीटी से आगे जो हमारा चलता है वह उसका हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या नाम दिया जाता है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और फिर फर्दर लूप ऑफ हेनले जो है
या पट कहते हैं हम। डीसीटी, और डीसीटी के अंदर ही डीसीटी, एक मिनट, ये हमारा डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट और ये है हमारा कौन सा पार्ट, डीसीटी। डीसीटी तो जो इस प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो बोमेन्स कैप्सूल वाला रीजन है वह तो नियर टू रीनल कैप्सूल के पास पाया जाता है, और वहीं पे जो लूप ऑफ हेनले है ये बहुत शॉर्ट होता है, यू शेप का होता है, शॉर्ट आर्म होता है। तो इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, तो इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या नाम दिया जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं यह 85% एरिया नेफ्रॉन्स के अंदर कवर करते हैं। कितना परसेंट, 85% एरिया कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कवर करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर एक्टिव। क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वह एक्टिव होते हैं। इन्हीं के जरिए हमारा एक्सक्रिएशन का जो मेन फंक्शन है वो चल रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन मतलब जब आप अच्छे अमाउंट में वाटर का इनटेक करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में अगर रहता है तो फिर जो एक्सक्रिएशन की प्रोसीजर है, और एक्सक्रिएशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो जो 85% एरिया जो नेफ्रॉन का होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही एक्टिव रहते हैं और इसी के जरिए एक्सक्रिएशन की प्रतिक्रिया जो है वह चलती है। फंक्शन जो है कौन कैरी करता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही कवर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टार्वेशन कंडीशन जैसे आ जाए, जैसे कि पानी की किल्लत हो जाए, पानी कमी हो जाए, जैसे हम कहीं रेगिस्तान में जाए, फंस गए, ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और या फिर आप घर पे ही हैं और पानी नहीं अच्छे से इंटेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वाटर का कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर के कंजप्शन के लिए, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए एक्सेस अमाउंट में वाटर को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। इस कंडीशन में डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन होगा। कैसा, डाइल्यूट। कैसा यूरिन फॉर्म होगा, डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होगा। लेकिन जब ये कंडीशन आएगी, और ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया फिर से कौन सा, वुमेन्स कैप्सूल, और ये हो गया कौन सा, तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब्यूल्स।
ठीक है, तो ये हमारा फिर से हो गया क्या, कलेक्टिंग डक्ट, और ये हो गया हमारा डिजिटल कोवलेंट ट्यूब्यूल्स, ठीक है, डीसीटी। तो ये वाली जो पार्ट है इसमें क्या होता है, कॉर्टिको मेडुलरी मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है, तो इसके पास में क्या देखने को मिलेगा, वोमेन्स कैप्सूल्स इसके बहुत नजदीक देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो हमारा लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, एलओएच लूप ऑफ हेनले है, ये बहुत डीप तक जाएगा। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मेडुलरी इंटेस्टिशियम, ठीक है, तो मेडुलरी इंटेस्टिशियम कहा जाता है इस स्पेस को, या मेडुलरी स्पेस भी बोला जाता है। तो इस स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ तक क्या हुआ रहता है, लूप ऑफ हेनले बहुत अंदर तक आया रहता है। इस टाइप के नेफ्रॉन्स को या इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसके लिए हम क्या नाम देते हैं, तो इसको, जैसे इसको हमने क्या कहा था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा था, वैसे ही इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम बोलेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्या नाम देंगे, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जो होते हैं ये कब एक्टिव होते हैं, दे एक्टिव, ये तो बाद में हम पॉइंट लिखवाएंगे। वैसे इसमें क्या होता है, यूरिन इज कंसंट्रेटेड, यूरिन कैसा होता है, तो यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे आगे वैसे कैसे वर्क करता है, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि नेफ्रॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन चल रहा है वो नेफ्रॉन के बेसिस पे ही चल रहा है। तो नेफ्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरे वाले को कहा जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जो होते हैं कितने परसेंट होते हैं, तो 15% होते हैं, कितने परसेंट, 15% होते हैं, और ये इन एक्टिव नहीं होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब भी पानी की कमी होती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और इस कंडीशन में यूरिन जो है कैसा फॉर्मेशन होने लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एक्टिव रहते हैं और ये 85% पाए जाते हैं, वहीं पे साथ ही साथ ये डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस बीच वाले स्पेस को मेडुलरी इंटेस्टिशियम कहा जाता है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर जो बोमेन्स कैप्सूल वाला रीजन है वह रीनल कैप्सूल के नजदीक पाया जाता है। मेम्ब्रेन जो रीनल कैप्सूल यानी किडनी की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है, वहां पे पाई जाती है। और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लूप ऑफ हेनले है वो ये शॉर्ट आर्म देखने को मिलता है, यू शेप का। वहीं पे साथ ही साथ यहीं पे हम आपको एक और चीज बता देंगे, अभी अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो वोमेन्स कैप्सूल वाला रीजन है वो कॉर्टिकल मेडुलरी रीजन के पास देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो यू शेप का लूप ऑफ हेनले है यह मेडुलरी इंटेस्टिशियम स्पेस में डेप्थ तक, बहुत नीचे तक, डेप्थ तक डीप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम।
तो सबसे पहले तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए आवश्यकता किसकी है, तो हम ये जान चुके हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वह सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चलेगा, तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। नेवर नॉट एक्टिव इन cortical nephrons। नेफ्रॉन के बेसिस पे हमने देख लिया क्या कि कॉर्टिकल काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पे एक्टिव होगा। सेकंड केस हम क्या देखते हैं, सेकंड जो चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी वह किसकी पड़ेगी, वासा रेक्टा। अब ये वासा रेक्टा क्या होती है, तो वासा रेक्टा समझने के लिए हम क्या देखते हैं, ये हमने पहले ही देखा है, ये हम दो टाइप के नेफ्रॉन्स अभी यहां पे बना के समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ठीक है, अब यहां से जो है हमारा आ रहा है क्या, देखिए यह जो हम नेफ्रॉन बना रहे हैं ये बना रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और ये वाला जो नेफ्रॉन है ये हमारा है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये कौन सा नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारा ये जो ब्लड आ रहा है, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा रेड कलर, काम नहीं करता। जो हमारा एफरेंट एट्रियोल्स है, एफरेंट एट्रियोल्स है, यह क्या लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ब्लड एफरेंट एट्रियोल्स जो है ये बहुत सारे कैपिलरीज में बच जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसका क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नाम दिया जाएगा। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है आगे चल के फिर से कंबाइंड हो जाएंगी, ठीक है, आगे चल के फिर से कंबाइंड हो जाएंगी और आगे इन्हें नाम दे दिया जाएगा क्या, तो इफेरेंट एट्रियोल्स, ठीक है। जो लेके आती है उसको क्या बोला जाता है, एफेरेंट एट्रियोल्स, और जो लेके जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इफेरेंट एट्रियोल्स। लेकिन इन दोनों के बीच में कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। यहां से फिल्ट्रेशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये इफेरेंट एट्रियोल्स लेके आई हैं, ये सिंगल डिवीजन करेंगी आगे चल के, और इस सिंगल डिवीजन को क्या नाम दे दिया जाएगा,
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या नाम दे दिया जाएगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। वहीं पे हम क्या देखेंगे कि जो ये किसके लिए था? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लिए। किसके लिए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के लिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की केस में हमने क्या देखा कि जो एफेरेंट एट्रियोल्स ब्लड लेके आती है, ये फाइन कैपिलरीज में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद यह फिर से जुड़ती है, फिर से ज्वाइंट होके, और किसका फॉर्मेशन करती है? इफेरेंट एट्रियोल्स का। और इफेरेंट एट्रियोल्स जो है वह क्या करते हैं? सिंगल डिवीजन करके और किस में बच जाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। वहीं पे रेड कलर काम नहीं कर रहा। जो हमारा एफेरेंट एट्रियोल्स है, यह क्या लेके आ रहा है? ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि यह भी जो है फाइन नीडल्स में, फाइन कैपिलरीज में बटेगा, ठीक है। अब बटने के बाद ये भी फिर से ज्वाइंट होके क्या बनाएगा? इफेरेंट एट्रियोल्स। क्या बनाएगा? इफेरेंट एट्रियोल्स। यहां पे हम क्या देखेंगे? जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स के अंदर जो इफेरेंट एट्रियोल्स है, यह दो डिविजन्स करता है, दो कैपिलरीज में बच जाता है, ठीक है। जिसमें से एक को तो नाम क्या दे देते हैं हम? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या देते हैं? यही वाला नाम हम देंगे जो यहां पे हुआ था, इसे क्या दे दिया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको क्या नाम दे देंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और दूसरे वाले का क्या नाम दे देंगे? वासा रेक्टा। समझ में आया? तो क्या हुआ कि इसके अंदर हमने क्या देखा? जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर क्या देखा? जो एफेरेंट एट्रियोल्स आती हैं ब्लड लेके, वह क्या करती हैं? डिवाइड होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज में, और फिर आगे चल के ज्वाइंट होके इफेरेंट एट्रियोल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और फिर इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि वह सिंगल डिवीजन करके क्या बनाती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है, जो कि किसके अराउंड घूमेगा? तो ये चारों तरफ पीसीटी डीसीटी और चारों तरफ जाएगा। वहीं पे हम क्या देखते हैं कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये भी पीसीटी डीसीटी के अराउंड ही मूव करेगा, उसके अंदर क्वाइल रहेगा। लेकिन वासरेक्टा किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। और ये मेनली किसको कैरी करता है? तो जो हमारा लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड में रोटेट करता है, ठीक है, उसके साथ चलता है। किसके साथ? वासा रेक्टा के साथ। सॉरी, वासा रेक्टा किसके साथ चलता है? तो वासा रेक्टा चलता है किसके साथ? तो जो हमारा लूप ऑफ हेनले उसके अराउंड यू शेप का होता है। ये किस शेप का? यू शेप का, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये समझ आया वासा रेक्टा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जक्स्टामेडुलरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? जक्स्टामेडुलरी का। और हम काउंटर करंट मैकेनिज्म नॉर्मल कंडीशन में नहीं चलता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म नॉर्मल कंडीशन में क्या चलता है? ये वाला पार्ट चलता है, ठीक है, 85% वाला पार्ट चलता है। लेकिन अगर हमें पानी की दिक्कत है या किल्लत है, तो उस समय कौन सा नेफ्रॉन एक्टिव हो जाएगा? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स एक्टिव होंगे और वो क्रिएशन में हेल्प करेंगे, ठीक है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यह क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन मीन्स water intake is good, then cortical nephrons are in working condition। ठीक है। in if intake of water is less then juxta medullary nephrons are active। जाहिर सी बात है, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जो है वह नॉर्मल कंडीशन में काउंटर करें जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम अपना एक्सक्रिएशन का जो प्रोसीजर है वह कैरी आउट करते हैं। लेकिन अगर वाटर का इंटेक अच्छा ना हो तो फिर क्या होता है कि जो हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है ये एक्टिव हो जाते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है कि डाइल्यूट यूरिन का कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कैसा यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और इसमें क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन। कैसा होता है, डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी ये तो समझ गए हम कि वासा रेक्टा क्या होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो ये पॉइंट्स हमने देख लिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कैसे एक्टिव होते हैं, किस कंडीशन में चलते हैं, और वहीं पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स किस कंडीशन में चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर विपरीत कंडीशन है, मतलब वाटर का इंटेक अच्छा नहीं है, या फिर आप रेगिस्तान में फंस गए, या फिर आपका वाटर इंटेक अच्छा नहीं है, आप अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, वाटर इंटेक अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगा और वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा बॉडी के लिए, बॉडी के सर्वाइवलशिप के लिए। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो यूरिन होगा वो बहुत ज्यादा कम पास आउट होगा, और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट होगा। अब हम फिर से आगे देखते हैं क्या, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए सबसे पहले हम ये देखें, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन
क्या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए सिर्फ और सिर्फ काउंटर करंट मैकेनिज्म ही पार्टिसिपेट करता है या कुछ और भी है? तो उसके बारे में हम देखते हैं। फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जो सबसे पहला हमारा मैकेनिज्म है वह चलता है रास मैकेनिज्म, RAAS, रास मैकेनिज्म। सेकंड चलता है ADH, हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा चलता है काउंटर करंट। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, सिस्टम, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और काउंटर करंट, ठीक है। तो ये तीन मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। रास मैकेनिज्म हम जानते हैं, जेजी सेल्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनके जरिए क्या होता है, एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद से ये एल्डोस्टेरोन पे वर्क करता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आते हैं, जो कि मेनली NaCl सोडियम का और इन सब का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। साथ ही साथ ADH के लिए हम जानते हैं ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये दोनों कहां पे एक्टिव होते हैं, तो लेट पार्ट ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे ये एक्टिव होते हैं। और वहीं पे काउंटर करंट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है कैसे वर्क करते हैं, ये दोनों भी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए। ये हमने बता दिया यूरिन का कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के लिए इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक्टिव रहते हैं, ये भी अपना काम बखूबी निभाते हैं। रास मैकेनिज्म से हम जानते हैं जेजी सेल्स से ही ये सारा काम चल रहा होता है। रेनिन वो एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और रेनिन जो है एल्डोस्टेरोन पे एक्टिव होती है, एंजाइम है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। एंजियोटेंसिन सेकंड दो पार्ट पे इफेक्ट करता है, एक एडीएच पे इफेक्ट करता है और एक एल्डोस्टेरोन पे। एल्डोस्टेरोन अपना वर्क दिखाता है और फिर एडीएच भी अपना वर्क दिखाता है। इस वजह से इसका एक और नाम दे दिया जाता है RAAS, ठीक है, रास। तो इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ काउंटर करंट को हम पढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हैं पहले। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है दो प्रकार से काम करता है। एक का नाम दिया जाता है काउंटर करंट,
मल्टीप्लायर दूसरे का नाम देते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर। जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये हमारा चलता है लूप ऑफ हेनले में। कहां पे वर्क करता है? लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा काउंटर करंट एक्सचेंजर है ये वर्क करता है वाशर एक्टर में। आपको बस ये बात याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से चलिएगा तो कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, यह हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये विपरीत कंडीशन में है, पानी की कमी है शरीर के अंदर, तब ये मैकेनिज्म एक्टिव होगा। नहीं तो ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ 15% नेफ्रॉन्स के पार्ट के अंदर ही देखने को मिलता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। वहीं पे 85% जो होते हैं वो कौन से नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर ही 85% जो फंक्शंस हैं एक्सक्रिएशन के वो कैरी कर रहे होते हैं। वो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा होता है, लेकिन ये विपरीत कंडीशन में चलेगा तब चलेगा जब पानी की किल्लत होगी, कमी होगी। उस कंडीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करेगा। इस बात को याद रखना है। अब देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है यह दो प्रकार से वर्क करता है। एक को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरे को कहा जाता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो चलता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, और साथ ही साथ काउंटर करंट एक्सचेंजर जो है वो चलता है वाशर एक्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है। उससे पहले एक चीज हम बनाते हैं स्टार्ट करने से पहले, कुछ चीज। बिल्कुल काम। ठीक है, ये दो डायग्राम्स है। ये हमारा जो है ब्लैक से, ये जो हमारा है ये है LOH लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये वाला जो है वो है हमारा वाशर एक्टर। वाशर एक्टर। ठीक है,
या ये हम जानते हैं कौन सा पार्ट होता है, इसमें मूवमेंट मान लीजिए ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे हो रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा, ये क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में है तो इसको क्या बोल देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसी तरह से हम अगर इसे देखते हैं तो ये भी कैसा है, इधर से देखें तो डिसेंडिंग कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यहाँ पे हम बताने के लिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों डायग्राम्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्या है, तो और नहीं तो अगर अपोजिट हिसाब से समझना है तो इधर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, डिसेंडिंग है, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हो जाएगा असेंडिंग, सॉरी लूप ऑफ हेनले लिख दिया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग वासा रेक्टा। इसमें क्या होता है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, दे आर ऑलवेज अपोजिट, ये क्या रहते हैं, ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहता है, एक घटते क्रम में है तो एक बढ़ते क्रम में है, ये जो है बढ़ते क्रम में है तो ये घटते क्रम पे है। लेकिन हम ये जानते हैं, हमने सबसे पहले यही देखा था कि जो मेडुलरी हमने देखा था क्या, जस्टा मेडुलरी के अंदर जो कैपिलरीज इफेरेंट एट्रियोल्स, जो कैपिलरीज जो होती है वो दो भाग में डिवाइड होती है, एक तो क्या फॉर्मेशन करती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दूसरा क्या फॉर्मेशन करता है कि वासा रेक्टा। इन दोनों के अंदर ब्लड ही फ्लो कर रहा है, दोनों के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, फिल्ट्रेट है, इसके अंदर क्या है, फिल्ट्रेट है। तो हम ये जानते हैं वो दोनों चीजें जो है इसी के इर्द गिर्द है, ठीक है, इसी के आसपास में है, ये भी जो है यू शेप का है और ये भी इसी को फॉलो करता है, किसको, मेनली लूप ऑफ हेनले को वासा रेक्टा फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि वासा रेक्टा वाला जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल नेफ्रॉन्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, वासा रेक्टा वाला पार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि DLOH जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यह अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसकी डायरेक्शन में, तो असेंडिंग वासा रेक्टा के डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो कंप्लीमेंट्री किसका है, डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग वासा रेक्टा के, ठीक है। ये जब डायग्राम हम इसी के ऊपर रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, एक इधर से मूवमेंट कर रहा है, एक इधर से मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये असेंडिंग में कर रहा है, ये डिसेंडिंग में कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में मूव करते हैं, कौन कौन से, DLOH और ARB, असेंडिंग वासा रेक्टा, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा जो है वह किसके अपोजिट में मूव कर रहा होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के। इसी वजह से जो एक्सचेंज है इनका वह प्रॉपर कैरी कर पाएगा, जो इधर से चीजें निकलेंगी वो इसे मिल जाएंगी और जो इधर से चीजें निकलेंगी वह इसे मिल जाएंगी। कंसंट्रेशन देखिए कैसे, मान लीजिए ये इधर से कम हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ रही है, कंसंट्रेशन मेडिस्ट्रीम में अंदर की तरफ बढ़ती जाती है। जब ये बढ़ती हुई जाएगी तो यानी ये अपने पास से क्या, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको निकालेगी और ये जो है इंग्रेडिएंट्स को पास आउट करेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन अभी हम आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, अच्छे से समझ आएगा, इसको आगे हम देखते हैं फिर से। काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए अलग अलग समझने पे ज्यादा बेटर समझ आता है, दोनों को हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले काउंटर करंट मल्टीप्लायर पढ़ते हैं।
मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या हमारा डीसीटी है। और ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट है। ये हमारा क्या है, ये मूवमेंट। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं दो दो मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, एडीएच वाला भी काम कर रहा है और काउंटर करंट भी, मल्टीप्लायर भी काम कर रहे हैं। मल्टीप्लायर मतलब बढ़ेगा। अब देखिए हम ये जानते हैं, ये हमारा मेडिस्टेम है, क्योंकि हम ये कहाँ का पार्ट पढ़ रहे हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का। ठीक है, ये क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर हम ये जानते हैं, जो सबसे ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 300 ऑस्मोलरिटी होता है। क्या रहता है, 300 ऑस्मोलरिटी, वैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, 300 ऑस्मोलरिटी रहता है। जैसे जैसे हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ते हैं, जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम कहां तक जाता है, 1200 तक। कितना, 1200 तक, 1200 ऑस्मोलरिटी। अब ये 1200 ऑस्मोलरिटी कैसे होगा, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ALOH के अंदर, किसके अंदर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, किसके अंदर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या चीज बाहर आती है, या किसके लिए परमिएबल होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ALOH जो होता है वो परमिएबल होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ALOH is permeable only for electrolytes NaCl। तो क्या बाहर आएगा, NaCl। क्या बाहर आएगा, NaCl। सबसे पहले हम ALOH को ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहां से शुरुआत करते हैं तो यहां से भी समझ सकते हैं। यहां पे क्या है, चलिए यहीं से समझते हैं, अगर बेटर यहीं से लगेगा वैसे तो। ठीक है, यहां से अगर देखते हैं तो ये किसके लिए परमिएबल होता है, DLOH। DLOH is permeable H2O वाटर के लिए परमिएबल होता है, ये हम जानते हैं ये पॉइंट्स। तो ये किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, यानी वाटर इसमें से बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं है। क्या,
इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं है। और हम ये जानते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जैसे जैसे हम अंदर आएंगे, जैसे जैसे हम अंदर आएंगे ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन जो है वह भी बढ़ता जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है किसके अंदर? डीएलओएच के अंदर। और हम ये चीज देख रहे हैं क्या, जो डीएलओएच है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यह इनपर्मिएबल है। क्या है? इनपर्मिएबल नेचर का है। किसके लिए? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए? तो डीएलओएच जो है इनपर्मिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए डीएलओएच इनपर्मिएबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो स्पेस है, जो मेडुला वाला पार्ट हमने अभी बनाया था, उसके अंदर हमने एक जगह पे लिखा था कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम स्पेस होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम कहा जाता है। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जैसे जैसे हम डीप जाएंगे लूप ऑफ हेनले को फॉलो करते हुए, तो हम क्या देखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है। इस वजह से वाटर जो है बाहर निकलेगा। वाटर बाहर, यहाँ पे 300 था, यहाँ पे ये 600 हो गया, फिर यहाँ पे ये 900 हो गया, यहाँ पे ये 1100 हो गया, और यहाँ पे आते आते कितना हो जाएगा? 1200। कितनी ऑस्मोलरिटी हो गई? 1200 हो गई, ठीक है। 1200 हो गई। H2O बाहर, फिर यहाँ पे भी H2O बाहर। ऑस्मोलरिटी मैक्सिमम कितनी जाएगी? 1200, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही चीज देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये 1200 है, तो अब जो ALOH है, जो ALOH है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यह किसके लिए परमिएबल है? सिर्फ और सिर्फ NaCl के लिए। वाटर के लिए ये इनपर्मिएबल है, इनपर्मिएबल फॉर H2O। किसके लिए इनपर्मिएबल है? वाटर के लिए इनपर्मिएबल नेचर का है। इस वजह से अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन जो है वह कम होता जाएगा, डाइल्यूशन की तरफ बढ़ना है। किसकी तरफ बढ़ना है? डाइल्यूशन की तरफ। डाइल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? NaCl को बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का यहाँ पे ज्यादा रहेगा। लेकिन हम ये जानते हैं लेट पार्ट ऑफ DCT में कौन एक्टिव है? ADH। ADH हार्मोन जो है वो एक्टिव है। ADH क्या करता है? वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन कर देता है। क्या कर देता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर देगा। कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर H2O, ठीक है। वाटर निकलता जाएगा, वाटर निकलता जाएगा। और हम क्या देखेंगे कि ADH की वजह से, ADH के प्रभाव की वजह से क्या हुआ? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ती गई। क्यों? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रहा है? वाटर। सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रहा है? ADH की प्रेजेंस में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसके अंदर? जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिया का, किसका? यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जो है यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा। एक्सेस अमाउंट में यूरिया बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस अमाउंट में यूरिया बढ़ जाएगा। यूरिया अब ये 1200 तक जा चुका है इसका कॉन्सेंट्रेशन। इससे ज्यादा कैपिलरीज ट्यूब्यूल्स के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़े, कैपिलरीज ट्यूब्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन 1200 से ज्यादा ना बढ़े। इस वजह से यूरिया जो है थोड़ा बहुत कहां आ जाएगा? इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर। यूरिया कहां आ जाएगा? इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर यूरिया आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इस मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं? 20% मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। कितना परसेंट? 20% वाटर रीएब्जॉर्ब
मोर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा 20% का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। किस वजह से? एडीएच हार्मोन की वजह से और काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में देखिए क्या हुआ, काउंटर करंट मल्टीप्लायर को मेनली एएलओएच से पढ़ना स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि एएलओएच के अंदर NaCl हम जानते हैं बाहर निकलती है, क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वह घट रही है, डायलूट होते जा रहा है, डायलूट होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एडीएच वर्क करेगा। एडीएच क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये बात हम जानते हैं। वाटर की प्रेजेंस में रीअब्जॉर्प्शन होगा लेट पार्ट ऑफ डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर और डीसीटी के अंदर, सॉरी, लेट पार्ट ऑफ डीसीटी के अंदर जब रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका? वाटर का, तो जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर का जो फिल्ट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से कोई भी अदर पार्टिकल्स जो भी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं वह बाहर नहीं आ रहे। इस वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाता है? 1200 तक जाता है। ठीक है, यूरिया जो है फिर यहां से डिफ्यूज कर जाता है थोड़ा बहुत और मेडुलरी इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर आ जाता है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम इस वजह से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन। इस वजह से इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम आगे इनको पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। सबसे पहले हम एएलओएच से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम ascending loop of Henle, NaCl comes out in medullary interstitium space। ठीक है, NaCl makes salty to interstitium। Due to action of ADH on late part of DCT, on late part of DCT and collecting duct, due to action of ADH and late part of DCT, due to the action of ADH on late part of DCT and collecting duct, H2O reabsorption takes place। Due to this,
the concentration, due to this the concentration in ADH in collecting duct will be increases up to 1200 osmolarity. Due to urea in excessive amount. यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी कहां पे? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. सम अमाउंट ऑफ यूरिया passes out in interstitium space. ओके तो क्या हुआ देखिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि ALOH से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमने क्या देखा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर NaCl जो है आउट आया, बाहर आया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में. क्यों आया? क्योंकि वो परमिएबल नेचर का है, वहां पे वाटर इनपरमिएबल है. और हम जानते हैं जैसे जैसे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा 300 से जो हमने स्टार्ट किया था ऑस्मोलैरिटी, वहीं पे हमें उसे वापस ले जाना है. इस वजह से वो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वहां पे गिर रहा है. लेकिन आगे हम क्या देखते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ही पार्ट है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का पार्ट है. तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या देखते हैं कि यहाँ पे ADH वर्क करता है. अब क्या करता है ADH और NaCl की वजह से साल्टी ऑफ इंटरस्टिशियम स्पेस बढ़ जाता है, साल्टी हो जाता है. ठीक है. और ड्यू टू एक्शन ऑफ ADH की वजह से लेट पार्ट ऑफ DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे ADH के वजह से क्या होता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है दोनों जगह से. ठीक है. इस वजह से ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट विल बी इंक्रीजेस. कलेक्टिंग डक्ट के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है. किस वजह से? यूरिया की वजह से. और इस वजह से एक्सेस अमाउंट में यूरिया होने की वजह से यूरिया जो है थोड़ा बहुत इंटरस्टिशियम स्पेस में बाहर आ जाता है. ठीक है. क्योंकि 1200 से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, इस वजह से यूरिया बाहर आ रहा है. ठीक है. अब हम ये तो था किसके लिए? काउंटर करंट मल्टीप्लायर के लिए. अब हम देखेंगे आगे का. कहा कपड़ा काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाना. टू इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम. मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ाना. ठीक है. जब ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इस वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे. हाँ, अभी हमने देखा था क्या ADH की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ ये जाएगा कहां? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर. ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है यह कहां जाएगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर. ठीक है. अब हम देखते हैं आगे का फंक्शन देखते हैं.
ये हम जानते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इधर का तो पढ़ लिया, ये हम जानते हैं यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ से भी अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये हमारा क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ये क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, एमआई लिख रहे हैं, ठीक है। मुंबई इंडियंस नहीं समझना, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर हम जानते हैं शुरुआत जो होती है 300 से, फिर मान लो 600, 900, 1100, 1200 मान लीजिए, यहाँ तक है तो 1200 ऑस्मोलरिटी, ठीक है। ऑस्मोलरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे हाई हो रही है। और हम जानते हैं ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर वहां पे डिस्कशन नहीं किया था, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, छोटा सा टॉपिक है ये भी। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है वह क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि साल्टनेस जो है धीरे धीरे इंटरस्टिशियम स्पेस के अंदर बढ़ता जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि जब साल्टनेस बढ़ रहा है तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ऑस्मोलिटी बढ़ रही है। और हम ये जानते हैं कि ये जो है, जो डीएलओएच है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यह परमिएबल है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए, वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनपरमिएबल नेचर का है। अब यहां से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहां से भी क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहां से भी क्या है, वाटर बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। अब अंदर क्या है, यूरिया है, मतलब अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, NaCl होगा, जो भी है यूरिया होगा, ये सब क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा डाइल्यूट होते जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl निकलेगा और वाटर जो है नहीं निकल पाएगा, वाटर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं इनपरमिएबल नेचर का होता है ALOH, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हम ये जान रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ADH इस समय काम कर रहा है। भाई ADH तभी काम करता है जब पानी की कमी होती है, नॉर्मल कंडीशन में ADH हार्मोन फॉर्मेशन नहीं होता है। ADH तभी काम करेगा जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, इसको हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं पढ़ रहे हैं। इस वजह से, इस फेनोमेना की वजह से, काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से हम 20% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस वजह से पूरा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन से, और ये जो भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ है, द वाटर व्हिच कैन बी रीअब्सॉर्ब बाय DLOH और कलेक्टिंग डक्ट और लेट पार्ट ऑफ DCT, दे कैन मेंटेन द ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी भी मेंटेन करेंगे। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर ये जितना वाटर निकला है ये कहां चला जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास चले जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर हो गया, अब काउंटर करंट एक्सचेंज देखेंगे। अब हम वासा रेक्टा को देखते हैं। ये हमारा वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा। ये भी तो साथ में ही चल रहा है, किसके साथ में चल रहा है, तो हमारे लाइन खींच देते हैं, किसके साथ में चल रहा है, तो बगल में ही है, बताए थे पहले ही। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले
और ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये हो गया वासा रेक्टा। अब यहां पे हम ये जानते हैं, यहां पे हम ये जानते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास से क्या चीजें निकली है, तो NaCl, NaCl यही निकला है ना, NaCl। हम ये भी जानते हैं, ये भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में है। ये कहां पे है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में है। और जब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में है तो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ आने में बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कहां तक जाएगा, यहाँ पे भी 1200 तक, ठीक है। ये क्या है 300, यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है 1200, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। ये इसके अंदर क्या है, ब्लड है, इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है। यहां से NaCl निकला, ये कौन सा पार्ट है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो है परमिएबल नेचर का है, किस नेचर का है, परमिएबल है, वाटर के लिए भी NaCl के लिए भी, वाटर के लिए भी और NaCl के लिए भी। यहां से जो NaCl निकला है वह NaCl एंटर करेगा। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर NaCl का एड ऑन करेंगे, ठीक है। और जिस टाइम पे NaCl को हम अंदर डाल दें उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये परमिएबल नेचर का है दोनों के लिए, वाटर के लिए भी। तो यहां पे तो हम क्या देख रहे थे, यहां पे हम क्या देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये वाटर के लिए कि तो परमिएबल है, नहीं तो NaCl के लिए है, ऐसा नेचर था लूप ऑफ हेनले का। लेकिन यहाँ पे क्या है, वासा रेक्टा के अंदर क्या है, वासा रेक्टा के अंदर ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, NaCl निकल रहा है, और मान लो अगर हम वाटर को भी इधर से निकाल दें तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत जल्दी, ये क्योंकि बहुत कम समय के लिए होता है, वासा रेक्टा के अंदर जो ये फंक्शंस चल रहे होते हैं वो बहुत कम समय के लिए चल रहे होते हैं, इस वजह से वाटर भी बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, NaCl एंटर करेगा, वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी हमारी 300 थी, ये फटाफट बहना स्टार्ट हो जाएगी, फटाफट बहना स्टार्ट हो जाएगी, ये 500, 700, 800, यहां आते आते 1200 हो गई, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गई। क्यों, क्योंकि हमने बाहर क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया और NaCl का एड ऑन कर दिया। NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम करेगा। और साथ ही साथ अगर हम पानी को भी निकाल दें तो पानी, वाटर निकलने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन और जल्दी बढ़ेगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, काउंटर करंट एक्सचेंजर, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, ठीक है। NaCl आ रहा है और वाटर निकल रहा है, वहीं पे यही चीज एक्सचेंज इसके साथ होगा। ये क्या, कौन सा पार्ट है, मान लीजिए ये कौन सा पार्ट हम ले लेते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ले लेते हैं। अगर ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, क्या है ये, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और ये है मान लीजिए असेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक है, असेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर हम क्या जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, कहां पे, MI में, MI के अंदर पेनिट्रेशन है इसका, क्योंकि ये इसके साथ ही चल रहा है, लूप ऑफ हेनले के साथ ही चल रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो NaCl इधर निकला था, ठीक है, NaCl निकला था, हमने वाटर को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर डाला था। किसको डाला था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर किसको डाला था, वाटर को डाला था सिर्फ, ना कि NaCl, इलेक्ट्रोलाइट्स को तो नहीं डाला था। इलेक्ट्रोलाइट्स अभी भी कहां प्रेजेंट है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जो कहां से निकले हैं, ALOH से,
असेंडिंग लूप पर फैलने से क्या निकला था, NaCl ही तो निकला था। वाटर तो जो कलेक्टिंग डक्ट से निकला, या फिर जो मेडुलरी सॉरी जो कलेक्टिंग डक्ट से निकला, या फिर DLOH से निकला, डिसेंडिंग लूप पर फैलने से निकला, या फिर लेट पार्ट ऑफ DCT से निकला, इन सबको हमने कहां पहुंचा दिया है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करके पहुंचा दिया है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करके पहुंचा दिया है। लेकिन जो हमारा पार्ट अभी बचा हुआ है NaCl का हम क्या करेंगे, तो NaCl को हम किसे देंगे, वासा रेक्टा के अंदर। वासा रेक्टा क्या करेगा, NaCl को लेगा, ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत तेजी में चलता है, इस वजह से NaCl को भी लेगा, और ये परमिएबल है दोनों के लिए। तो इसने क्या किया, NaCl को तो लिया, लेकिन साथ ही साथ वाटर को भी निकाल दिया, जिस वजह से कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी में बढ़ा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तेजी में बढ़ा, और फिर जैसे ही अब ये यहां पे आएगा, जब ये कौन से पार्ट में आएगा, असेंडिंग वासा रेक्टा वाले पार्ट में आएगा, तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि जो इसने वाटर बाहर निकल रहा, अब इसे क्या करना है, डाइल्यूशन की तरफ जाना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए इसने क्या किया, वाटर को निकाला और साथ ही साथ NaCl को लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, NaCl को ये बाहर निकाल देगा, NaCl को बाहर निकाल देगा, NaCl को फिर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और वाटर जो यहाँ पे इसने बाहर निकाला था उसको वाटर अंदर ले लेगा, वाटर का इंटेक अंदर हो जाएगा, H2O अंदर आ गया, फिर से H2O अंदर आ गया, फिर से H2O अंदर आ गया। ठीक है, वाटर जो निकाला था, अब यहां पे मान लो 700 ऑस्मोलिटी, 500, 300 पहुंच गया, जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, जहां से चला था वहीं पे 300 हो गया। तो वासा रेक्टा के अंदर देखने को क्या मिलता है कि जो ऑस्मोलिटी थी वह शुरुआत हुई थी क्या, NaCl जो भी निकला था AlOH से उसको इसने एब्जॉर्ब किया, साथ ही साथ वाटर को भी बाहर निकाला, ताकि जल्दी से जल्दी ये 1200 तक मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऑस्मोलिटी तक पहुंच जाए। उसके बाद से जैसे ही इसका असेंडिंग वासा रेक्टा का पार्ट आता है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि NaCl को ये बाहर निकाल देता है, और साथ ही साथ वाटर का इंटेक भी कर लेता है, जो वाटर इसने निकाला था वही वाटर को ले भी लेता है, जिस वजह से ये मेंटेन करने का काम करता है ऑस्मोलिटी को। वहीं पे जो मल्टीप्लायर वाला रीजन है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, 1200 तक ले जाने का काम करता है, किस वजह से, NaCl को निकाल के, और साथ ही साथ किसको निकाल के, यूरिया को निकाल के। लेकिन जो एक्सचेंजर है ये सिर्फ एक्सचेंज का काम करता है, जो चीजें यहां से आई यहां चली गई, तो ये एक्सचेंजर का काम करता है। एक्सचेंजर का काम क्या है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। एक्सचेंजर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, मल्टीप्लाई क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, वासा रेक्टा मेनली मेंटेन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑस्मोलिटी। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं साइड में। Vasa recta will maintain the concentration or osmolarity of medullary interstitium.
मेडुलरी इंटरस्टिशियम। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। Blood enters in vasa recta at 300 osmolarity and comes at same osmolarity। ठीक है, इट्स मीन्स medullary interstitium। It means do not take any salt from medullary interstitium। भाई जो लिया था NaCl लिया, ठीक है, यहाँ पे भी NaCl लिया, हम जानते हैं ये NaCl है, ठीक है, ये भी NaCl है, NaCl आया है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, वाटर को निकाला गया है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, डाइल्यूशन को कम करने के लिए। यहाँ पे डाइल्यूशन के लिए पानी को दोबारा डाला गया, जो निकाला वो डाला, जो लिया वो वापस किया। तो यहाँ पे एक्सचेंजर के अंदर क्या हुआ कि जो लिया वो दे भी दिया, तो एक्सचेंज किया गया किसके अंदर, डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है। और मल्टीप्लाई के अंदर क्या किया गया कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर यूरिया के जो ऑस्मोलरिटी थी, जो कॉन्सेंट्रेशन था, उसे मेंटेन बढ़ाया गया। और इन पूरे काउंटर करंट में हमने क्या देखा कि 20% वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यह पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। कितना, 20% एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्रियाकलाप चलती है, जो कि एडीएच हार्मोन और साथ ही साथ जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर हमने देखा था वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहां पे होता है एक्सेस अमाउंट में, और साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर और लेट पार्ट ऑफ डीसीटी के अंदर हमने क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या चलता है, कॉन्सेंट्रेशन में को बढ़ाया जाता है। किस वजह से, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, और वो वाटर जो है रीएब्जॉर्ब होके और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर वापस से चली जाती है, ठीक है, यानी दोबारा से ब्लड के अंदर चली जाती है वाटर। इस वजह से यूरिन कैसा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यूरिया की मात्रा बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, और यूरिया और साथ ही साथ NaCl की वजह से हम मल्टीप्लाई के अंदर, काउंटर करंट मल्टीप्लाई के अंदर हम क्या देखते हैं, वासा रेक्टा के लूप ऑफ हेनले के अंदर हम क्या देखते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। वहीं पे हम क्या देखते हैं, वासा रेक्टा के अंदर सिर्फ और सिर्फ काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। जो इसने लिया वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा से जो लिया वह फिर से ARV को दे भी दिया, ठीक है। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली इसलिए होता है, विपरीत कंडीशन में होता है, जब पानी की कमी होती है, पानी अगर आप अच्छे से सेवन नहीं करते हैं, पानी का इंटेक अगर आप कम करते हैं, तो आपका नेफ्रॉन जो है, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से ये एक्टिव होंगे और ये फंक्शन को कैरी करेंगे, क्योंकि वाटर का इंटेक कम होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है वह यूरिन का बढ़ जाएगा, डाइल्यूट यूरिन नहीं आएगा, गाढ़ा यूरिन आएगा येलोइश कलर का। मेनली हम देखते हैं जब पानी इंसान कम पीता है तो यूरिन भी बहुत कम फ्लो होती है, और साथ ही साथ यूरिन कम फ्लो होने लगती है। देखा होगा आपने, अगर आप
पानी दिन भर में एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर 3 3 4 लीटर तक तो पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कम पानी पीते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर पीते हैं, तो आपका यूरिन कैसा आएगा? कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, ठीक है। उसके अंदर येलोइश कलर, ज्यादा येलोइश यूरिन देखेगा आपको, और वही डाइल्यूट यूरिन आएगा तो आप देखेंगे व्हाइटिश यूरिन आएगा, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, जब हम ये जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वह हमारा कौन सा नेफ्रॉन एक्टिव रहता है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हम विपरीत कंडीशन में रहते हैं, पानी कम सेवन करते हैं, तो इस वजह से जो हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है ये एक्टिव हो जाते हैं, और इसके बेसिस पे हमारा फंक्शन कैरी करता है एक्सक्रिएशन का। इसके लिए हम दो पार्ट्स को पढ़ते हैं, मेनली रास मैकेनिज्म भी कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए हेल्पफुल रहता है, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, रास मैकेनिज्म के साथ साथ एक और मैकेनिज्म है काउंटर करंट और एडीएच रास के साथ ही कंबाइंड होकर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब सारे फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस जो है ये कब एक्टिव होते हैं, जब हमें पानी की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, तब ये मेंटेन किया जाता है। अगर आप रेगिस्तान में फंस गए या कहीं फंस गए, थर्स्ट है आपको, वो प्यास लगी हुई है और पानी आपको आसपास कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये फंक्शंस एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ये जो फेनोमेना है, नहीं तो 85% जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वही एक्सक्रिएशन में मेन हेल्प रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप की कंडीशन उस समय की ठीक नहीं है, पानी का इंटेक आपका अच्छा नहीं है, तो हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा, दो पार्ट्स में डिवाइड किए। सबसे पहले काउंटर करंट एक्सचेंज पढ़ा और काउंटर करंट मल्टीप्लायर पढ़ा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर हम कहां पे पढ़ते हैं, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर पढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनले के अंदर सबसे पहले हम एएलओएच के अंदर देखते हैं। एएलओएच असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हम ये जानते हैं कि किस नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ और सिर्फ परमिएबल नेचर के होते हैं यहाँ पे। तो NaCl यहाँ पे पूरा बाहर निकलता है, ठीक है। और NaCl जब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं, वाटर के लिए इम्परमिएबल नेचर का होता है, तो NaCl बाहर निकलता है, जिस वजह से कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डाइल्यूशन की तरफ जाना है। हमें किसकी तरफ जाना है, डाइल्यूशन की तरफ जाना है। यानी वाटर अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो डाइल्यूशन किस वजह से होगा, जब अगर हम जो चीज उसमें घुलनशील है, जो सॉल्वेंट है, अगर उसी को हम बाहर निकाल दें तो अपने आप से सॉल्यूट कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो भी उसमें घुला हुआ है उसको निकालते थे। घुला क्या है, NaCl घुला है, तो NaCl को हमने बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाला, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, ADH वर्क कर रहा है लेट पार्ट ऑफ DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट, इस वजह से क्या हो रहा है कि वाटर रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है, वाटर क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पे। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स पाए जाते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में बढ़ेगा, यहाँ पे यूरिया थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, जो कि क्या करेगा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम करेगा, क्योंकि इसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1200 तक चला जाता है ऑस्मोलरिटी, ठीक है। इससे एक्सेस नहीं जा पाता है NaCl, और ये दोनों क्या करते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम करते हैं, ठीक है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मेन फंक्शन क्या है, इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, बाहर के रखना, ठीक है। वहीं पे हम क्या करते हैं, DLOH के अंदर क्या देखते हैं, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हुआ, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, सॉरी PCT के अंदर, जो लेट पार्ट ऑफ PCT के पे जो ADH हार्मोन्स ने जो अपना एक्टिविटीज दिखाई, और उसके वजह से जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हुआ, जो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हुआ, ये पूरा वाटर कहां चला गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। 20% एक्स्ट्रा पानी चला गया उसके पास, ठीक है। यही तो हम चाहते थे कि पानी हम बचत कर सके, क्योंकि पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, इस वजह से पानी को बचाना है, 20% एक्स्ट्रा पानी बचा। और साथ ही साथ हम काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर क्या देखते हैं, जो चीजें हमने ली थी वही चीजें हमने वापस कर दी। ये वासारेक्टा वाला पार्ट है, वासारेक्टा सेम एज फॉलो यू शेप का ही होता है, और ये किसको फॉलो करता है, हमारे लूप ऑफ हेनले को ही फॉलो करता है। यहाँ पे NaCl जो वहां से निकला था, डिसेंडिंग लूप ऑफ
असेंडिंग लूप ऑफ एलए से उसी चीज को हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, उस चीज को दिया, और जो वाटर ब्लड के अंदर था ये फटाफट बाहर निकला, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ाना है। ये भी कहाँ पे पाया जाए? इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पाया जा रहा है। इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन 1200 ऑस्मोलरिटी तक जाएगा। इसके लिए क्या होगा? NaCl बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, NaCl अंदर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि ये परमिएबल नेचर का है दोनों के लिए। किसके लिए? दोनों के लिए, क्योंकि एक निकल भी तो रहा है ना, एक जा रहा है। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा? वासरेक्टा के अंदर फिर से जो पानी निकाला था वही पानी ले लिया, और NaCl जो यहाँ पे लिया था वो निकाल दिया। इस वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम को ये मेंटेन करने का काम करता है। कैसे कैसे मेंटेन कर रहा है? तो देखिए, वासरेक्टा कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, ऑस्मोलिटी ऑफ इंटरस्टिशियम, ब्लड जो एंटर हुआ था वासरेक्टा में, कहां से ब्लड एंटर हुआ है भैया? तो ऑस्मोलरिटी, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300 ही होती है। और हम जाते हैं इफेरेंट एट्रियोल्स का ही तो डिवीजन है। इफेरेंट एट्रियोल्स दो भाग में बच जाती हैं, इफेरेंट एट्रियोल्स दो भाग में बच जाती है, पहले ही बताया था। एक चली जाती है क्या? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और एक बच जाती है किसमें? वासरेक्टा में। किस नेफ्रॉन्स के अंदर? तो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से बटी, और बटने के बाद इनके अंदर एक्सचेंज देखने को मिला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर को देखिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा, आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो भी हमें मिलेगा उसे हम पढ़ाएंगे, ठीक। थैंक यू।